Assalamu alaikum students. I am Aisha Stika and today we will discuss sources of organic compounds. लास्ट लेक्चर में हमने दो सोर्सेस पढ़े थे, कोल एंड नेचुरल गैस, एंड टुडे वी विल डिस्कस पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है पेट्रोलियम और पेट्रोल में, तो आपने ये याद रखना है कि पेट्रोलियम एंड पेट्रोल आर टू डिफरेंट थिंग्स. पेट्रोलियम से हम पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. क्लियर? पेट्रोलियम किसे कहते हैं? ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पेट्रा एंड ओलियम. पेट्रा एंड ओलियम. पेट्रा मीन रॉक एंड ओलियम मीन ऑयल. ठीक है, मतलब कि रॉक ऑयल. पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है. ठीक है, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनता है पेट्रोलियम? केमिकल एंड बायोकेमिकल डिसइंटीग्रेशन से. जैसे हमने कोल के केस में पढ़ा था कि जो जानदारों की बाकियात होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट, और सेडिमेंटल प्रेशर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इसी तरह से हमने गैस के बारे में पढ़ा था. सिमिलरली पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये भी किस तरह से बनता है? केमिकल एंड बायोकेमिकल डिसइंटीग्रेशन. ठीक है, बायोकेमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसको मैं OM लिख रही हूँ. ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, उनके ऊपर केमिकल और बायोकेमिकल डिसइंटीग्रेशन होती है, जिसकी वजह से वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, कोल के केस में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मेनली प्लांट सोर्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, डेड प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह से जो पेट्रोलियम है, इसकी फॉर्मेशन में मेनली एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर? जो एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं, उनके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होता है. बैक्टीरिया उनके ऊपर एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी डिसइंटीग्रेशन करते हैं, और वो एक ब्लैकिश कलर के लिक्विड में चेंज हो जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम. ठीक है, और इसमें भी हज़ारों लाखों साल ये प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें पेट्रोलियम मिलता है. और इसको क्या कहा जाता है? रॉक ऑयल. इसका मतलब कि ये रॉक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉक. रॉक्स से इसको निकाला जाता है, और जहाँ पे भी हमें फिर अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम मौजूद है, वहाँ पे ड्रिलिंग करके इसको निकाला जाता है. ठीक है, बट जब हम पेट्रोलियम को रॉक से निकालते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये इनिशियली क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है. ठीक है, क्रूड ऑयल की फॉर्म में ये मौजूद होता है. और क्रूड ऑयल क्या होता है? एक ब्लैकिश सा विस्कस लिक्विड होता है. ठीक है, ब्लैकिश होता है और विस्कस लिक्विड होता है, स्टिकी भी होता है ये. क्लियर? ब्लैकिश, विस्कस एंड स्टिकी लिक्विड होता है क्रूड ऑयल. सही है. और इसकी कंपोजिशन क्या होती है क्रूड ऑयल की? इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एक तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स. मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है ना ये, जैसे हमने नेचुरल गैस के केस में पढ़ा था कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, बट इसके अंदर नेचुरल गैस के केस में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ठीक है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि जो क्रूड ऑयल होता है, इसके अंदर हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ठीक है, जिसमें कार्बन की चेन लेंथ जो है वो तकरीबन C1 से C40 तक होती है. क्लियर? और हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेट चेन भी होते हैं, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, इसके अलावा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. सही. इसके अलावा क्या होता है? इसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं. वाटर वेपर्स के अलावा इसके अंदर मेटल्स होती हैं. ठीक है, वेरियस मेटल्स होती हैं इम्प्योरिटीज़ के तौर पे. सल्फर के पार्टिकल्स होते हैं. इसके अलावा ट्रैप्ड एयर होती है, और अगर ट्रैप्ड एयर मौजूद है तो इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी मौजूद होंगे. ठीक है, ऑक्सीजन पार्टिकल्स इस तरह के, क्योंकि ट्रैप्ड एयर है ना, तो इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी मौजूद होगी. सही है. इसके अलावा जो है इसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं. तो इस सारे को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल. ठीक है, और इसको रॉक से ऑब्टेन किया जाता है. सही हो गया. अब ये जो सारी चीज़ें ना, इसके अंदर वाटर वेपर्स, मेटल्स, सल्फर, ट्रैप्ड एयर, सैंड पार्टिकल्स, ये सब इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ के तौर पे मौजूद होते हैं. ठीक है, ये सब जो है ना, ये क्रूड ऑयल के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं. सही है, ये सारी की सारी क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ चाहिए हाइड्रोकार्बन्स. तो क्रूड ऑयल को फिर हम रिफाइन करके इसको पेट्रोलियम में चेंज करते हैं. ठीक है, क्रूड ऑयल को हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं. क्रूड ऑयल को मिनरल ऑयल भी कहा जाता है, एंड मिनरल ऑयल in its refined form is called as petroleum. Mineral oil
in its refined form is called petroleum. Clear? इसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। यानी कि जब हमने क्रूड ऑयल निकाला ज़मीन से तो एक ब्लैकिश विस्कस स्टिकी लिक्विड था और इसके अंदर क्या क्या मौजूद था? हाइड्रोकार्बन्स थे, जिनमें स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड, साइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट थी, जिनमें वाटर वेपर्स, मेटल्स, सल्फर के पार्टिकल्स, ट्रैप्ड एयर एंड सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन सारी इम्प्योरिटीज़ को क्रूड ऑयल से सेपरेट करने के लिए हम इसकी करते हैं रिफाइनिंग। सही है, इसकी रिफाइनिंग करके हम ये इम्प्योरिटीज़ इससे सेपरेट कर लेते हैं और जो पीछे ब्लैकिश लिक्विड बच जाता है उसको कहा जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, और इसको फिर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम उससे हाइड्रोकार्बन्स, ये जो सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं हम इनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट हमने पेट्रोलियम की क्या करनी है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करेंगे? इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। अच्छा जी, डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन इज़ द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, कोई भी हमारे पास मिक्सचर है उसमें से हमने उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो ये सेपरेशन टेक्निक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। ठीक है, और ये डिस्टिलेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जिसमें वैक्यूम डिस्टिलेशन है। ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन है, इसके अलावा स्टीम डिस्टिलेशन है। सही है, मैं आगे डी लिख रही हूँ। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, कोल के केस में हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सही है, तो पेट्रोलियम के केस में हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। सही है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने के लिए कि हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह से करेंगे, तो ये डायग्राम है आपके सामने। इसमें देखें कि सपोज ये मैंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली हुई है। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिया हुआ है क्रूड ऑयल, क्योंकि मैंने क्रूड ऑयल की ही क्या करनी है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल मैंने इसमें लिया हुआ है राउंड बॉटम फ्लास्क में, और ऊपर मैंने कार्क के साथ एक थर्मोमीटर जो इसके अंदर फिक्स कर दिया। ठीक, और इसके साथ जो है एक मैंने ट्यूब कनेक्ट की है। सही है, एक कंडेंसर कनेक्ट किया मैंने, और उस कंडेंसर को फिर कनेक्ट किया हुआ है एक सेकंड फ्लास्क के साथ। ठीक हो गया, रिसीविंग फ्लास्क इसको कहते हैं। और इसको मैंने बंसन बर्नर यूज़ करके हीट करना है। अब मैंने मेंटेन करना है इसका टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये जो कंडेंसर है ना, इसके अराउंड ये वाटर मौजूद है। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर वाटर प्रेजेंट है जो कि इन वेपर्स को कंडेंस करेगा, और यहाँ से जो भी वेपर्स एक्सट्रैक्ट होंगे वो यहाँ पे आके ठंडे हो जाएंगे, वो यहाँ पे आके कंडेंस होंगे और हमें इस ट्यूब में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बंसन बर्नर की मदद से इसको हीट करूँगी और इतना इसको टेम्परेचर देंगी कि इसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 40 डिग्री तक मेंटेन रहे। सही है, तो जैसे ही 40 डिग्री तक मेंटेन रहेगा तो इसके अंदर जो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि पेट्रोलियम के अंदर C1 to C40 कार्बन नंबर 1 से कार्बन 40 तक के 40 लेंथ तक के जो हाइड्रोकार्बन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग मेंबर होते हैं उनका क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो जल्दी से वेपोराइज होंगे, वेपर्स उनके बनेंगे और वो यहाँ पे आके कंडेंस कर जाएंगे। ठीक है, तो थर्मामीटर की मदद से मैं इसका टेम्परेचर 40 डिग्री मेंटेन रखूँगी और यहाँ से जो वेपर्स बनेंगे वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। जैसे ये वेपर्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएँ तो इनको मैं सेपरेट कर लूँगी और फिर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगी 5 या 10 डिग्री। ठीक है, और अगेन जो वेपर्स बनेंगे उनको फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और फ्लास्क चेंज कर दी जाएगी। तो ये हमारा एक लेबॉर्ट्री प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास इनिशियल एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होगा, यानी फर्स्ट जब 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया था तो उस टाइम जो ऑब्टेन होगा वो बिल्कुल वाइट कलर का होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो वो पेट्रोलियम ईथर होता है। उसके बाद जो ऑब्टेन होगा फिर उसका कलर डार्क होगा। फिर अगेन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऑब्टेन होंगे उनका कलर और डार्क होगा, और लास्ट पे जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन करेंगे उसका कलर फर्दर डार्क होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ करता है
एक तो उनका जो विस्कोसिटी है उस लिक्विड की वो इंक्रीज़ करती है, यानी पहले वो गैशियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे जैसे उनके अंदर कार्बन नंबर इंक्रीज़ करता है तो पहले वो लिक्विड में चेंज होते हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड की विस्कोसिटी चेंज होती है और फिर जो हायर हाइड्रोकार्बन्स आते हैं वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस, लेबॉरेटरी प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारे पास डिफरेंट जो एक्सट्रैक्ट्स है वो ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, ये तो हमने लेबॉरेटरी प्रोसेस देखा ना, एक सिंपल सा, बट जब हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हैं तो उस टाइम जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, दैट इज़ नेचुरल गैस, ठीक है। बट ये जो नेचुरल गैस ऑब्टेन होती है ना, ये जो नेचुरल गैस हमने पहले पढ़ी थी उससे डिफरेंट होती है, इन दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, ठीक है। क्योंकि वो नेचुरल गैस जो थी वो डायरेक्ट सोर्स था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बट ये नेचुरल गैस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तौर पे हमें ऑब्टेन हुई है, ठीक है। और इसके अंदर प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? मेनली प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइलीन, जबकि उसमें हमने पढ़ा था मेनली इथेन प्रेजेंट थी, ठीक है। प्रोपाइलीन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इस नेचुरल गैस की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं फर्दर, जैसे ये आपकी बुक में तो नहीं है बट इसको आपने याद रखना है, अक्सर ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। तो इसकी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे हमें ऑब्टेन होती है LPG, ठीक है। LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये इसको ना मैं इसकी कंपोजिशन को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जो नेचुरल गैस ऑब्टेन होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें नेचुरल गैस ऑब्टेन होती है। सेकंड नंबर पे जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज़ पेट्रोलियम ईथर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अबाउट 20 to 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 to 60 के दरमियान जो हमें पेट्रोलियम ईथर ऑब्टेन हो जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है नेफ्था और लिग्रियन, ठीक है। नेफ्था ऑब्टेन होता है हमें। इनके ना आगे यूजेस भी दिए गए हैं टेबल में, वो आपने पढ़ लेने हैं क्योंकि इसमें से MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट पूछा जाता है, सही है, एग्ज़ाम में भी। और उसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम MCAT, ECAT या बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, उनके अंदर पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट होता है 60 to 100, 60 to 100। फोर्थ नंबर पे आता है फिर गैसोलीन, और गैसोलीन ही असल में हमारा मोटर फ्यूल होता है, यानी पेट्रोल होता है जो हम अपनी व्हीकल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी को हम पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोलियम को हम पेट्रोल नहीं कहते, ठीक है। गैसोलीन इज़ एक्चुअली द पेट्रोल विच वी यूज़ फॉर आवर व्हीकल्स। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज़ केरोसिन ऑयल, जिसको मट्टी का तेल भी कहा जाता है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में इसको मट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, ठीक है। केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल हमें ऑब्टेन होता है, और केरोसिन ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 175 to 325, और जो गैस ऑयल है इसका होता है 275, ठीक है, ग्रेटर देन 275। और ये ही असल में गैस ऑयल जो है ये डीजल होता है, डीजल भी हमारी गाड़ियों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो गैस ऑयल जो है इसको हम डीजल कहते हैं, और जो गैसोलीन है दिस इज़ द पेट्रोल, एंड केरोसिन ऑयल इज़ द मट्टी का तेल, सही हो क्या। और 6 नंबर पे फिर आती है लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीसेस, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस, और ये विस्कस सा लिक्विड होता है, क्लियर। उसके बाद 7 नंबर पे जो हमें एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज़ पैराफिन, और ये वैक्स के तौर पे इसको डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो इससे हमें पेट्रोलियम जेली मिलती है, ठीक है, पेट्रोलियम जेली, जो कि हम अपनी स्किन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो इसका क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होती है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है 50 to 60, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और 8th नंबर पे जो हमें एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन होता है सबसे लास्ट पे दैट इज़ द एसफॉल्ट, और इट्स एक्चुअली द रेजिड्यू,
ठीक है, जो रेजिड्यू बच जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सही है, और इसको हम लुक भी कहते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं उसके लिए, और ये पेट्रोलियम कोक होता है, सही है। एक हमने पीछे जो है इसके केस में भी एक कोक पड़ा था, कोल के केस में, ठीक है, और एक ये पेट्रोलियम कोक है, ठीक है, और इसको लुक भी कहा जाता है, और इसको रूफिंग वगैरह में या रोड के ऊपर या फ्यूल्स वगैरह के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। तो इस टेबल को आपने अच्छे से याद कर लेना है। इनको याद रखने के लिए ना ये जो सारी हैं जो इसके एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, इनको याद रखने के लिए आप कोई नेमोनिक बना लें, इनका फर्स्ट लेटर लिखें यहाँ पे, एन, फिर पी, फिर एन, एंड देन जी, फिर के और जी। केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल इकट्ठे हैं, देन लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ठीक है, और उसके बाद पैराफिन है, एंड देन एसफॉल्ट है, ठीक है। तो इसको अब आप नेमोनिक बना लें, नो प्रॉब्लम नाइला जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम नाइला जी, केजी में लुबना पास, नो प्रॉब्लम नाइला जी केजी में लुबना पास। इस तरह से आप इसको याद रख लें, नो प्रॉब्लम नाइला जी केजी में लुबना पास। और एन से क्या है, नेचुरल गैस, पी से पेट्रोलियम ईथर, एन से नेफ्था, गैसोलीन जी से, फिर के से केरोसिन ऑयल, जी से गैस ऑयल, एल से लुब्रिकेटिंग ऑयल, पी से पैराफिन, ए एस से एसफॉल्ट, ठीक है। और गैसोलीन को हम पेट्रोल कहते हैं, गैस ऑयल को हम डीजल कहते हैं, और जो पैराफिन है इसकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें पेट्रोलियम जेली ऑब्टेन होती है, ठीक है। और एसफॉल्ट को हम यूज़ करते हैं रूफिंग के लिए, या फिर जो रोड वगैरह उनको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो नेचुरल गैस है इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलता है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक हो गया। और ये पेट्रोलियम ईथर और जो नेफ्था है इनको हम सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, और जो केरोसिन ऑयल है इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है और जो है इनको लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपका ये सारा टेबल रेडी हो जाता है, ठीक है। इसको आपने मस्ट पढ़ना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखें तो वो भी तरतीब से ही हैं, पहले 20 है, देन 20 to 60, 60 to 100, 40 to 220, 170, 175 to 325, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको भी याद रखना है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, जहाँ पे ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है पेट्रोलियम की, हम उनको ऑयल रिफाइनरीज कहते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में मेजर 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, नेचुरल ऑयल रिफाइनरी, और ये दोनों कराची में है। उसके बाद अटक ऑयल रिफाइनरी, ये मोरका में है नियर रावलपिंडी, एंड पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, और ये महमूद कोट नियर मुल्तान। इसके अलावा भी अभी जो हैं वो इस डाटा के मुताबिक, आज के डाटा के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में 7 ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है, जिनमें से एक कराची में है, और एक डेरा इस्माइल खान में है, और एक हब में है। तो आपने उन पर रिसर्च ज़रूर करनी है, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो 4 ऑयल रिफाइनरीज है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा जो इनकी कैपेसिटी बताई हुई है आपकी बुक में, उसमें भी काफ़ी एक्सपेंशन हो चुकी है, बट आपने उसी को गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो इस टेबल में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको आपने अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर।